जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज़ अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज़ का नाम कोस्टा कॉन्कॉर्डिया और ये इतना बड़ा है कि ये ना सिर्फ ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज़ से साइज़ में बड़ा है, बल्कि इसमें 2000 से ज़्यादा लोग बैठाने की कैपेसिटी है। इसलिए इसमें सफ़र कर रहे हैं 4252 लोग। इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस जहाज़ में क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार्स और बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद हैं। एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर भी इसमें है, जिसमें एक जिम है। यहाँ तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगाया हुआ है। इस क्रूज शिप के अंदर इस जहाज़ की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सोवाना, जहाँ पहुँचने में करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज़ को चले हुए करीब 2.5 घंटे हुए थे कि अचानक से सभी को एक बड़ी तेज और भयानक आवाज़ सुनाई देती है। इसके एकदम बाद पूरे जहाज़ में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जहाज़ एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। घड़ी में समा था 9:45। एक ऐसा समय जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे और कुछ लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर देखते हुए क्या हो रहा है। इतने में डिनर टेबल्स पर बैठे लोगों की प्लेट साइड में गिरना शुरू हो जाती हैं। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज़ में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात तो ये थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था। जहाज़ के कैप्टन ये बात लोगों से छुपा कर रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज़ दूसरी तरफ कंप्लीटली टिल्ट कर जाता है। अब तक पैसेंजर समझ चुके थे कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा। इत्तेफाक की बात तो ये है कि टाइटैनिक का हादसा एग्जैक्टली 100 साल पहले 1912 में हुआ था और अब इस जहाज़ में जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो इस वक्त इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस सॉन्ग बजने लगता है और ये जहाज़ पूरी तरह से राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तक लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि जहाज़ तो डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर्स को ठीक से क्यों नहीं बताया जा रहा। शिप के कैप्टन इतने चुप क्यों बैठे हैं। पहले तो एक कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन इन 1948 में उन्होंने अपनी कोस्टल लाइन शुरू कर दी और देखते ही देखते ये यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनीज बन गई। आगे चलकर साल 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी उसे खरीद लेती है, तो कोस्टा क्रूज से कार्निवल की एक सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। जून 2006 की बात है कि उन्होंने अपना पहला जहाज़ लॉन्च किया, कॉन्कॉर्डिया क्लास का जहाज़, जो कि हमारा आज का कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अपने ज़माने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप। उसे बनाने की कॉस्ट पड़ती थी $570 मिलियन, इस ज़माने के 25 करोड़ रुपए। इस दिन इस जहाज़ के कैप्टन फ्रांसिस्को शिनो एक इटालियन आदमी थे। साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि हमारी कहानी में एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। 7:18 पर यह जहाज़ अपनी पहली डेस्टिनेशन सबोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि यह जहाज़ अपनी नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि कैप्टन शेटिनो जानबूझकर इस जहाज़ को एक आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे। इटली देश का गिग्लियो आइलैंड। ये चाहते थे कि ये यहाँ बैठकर लोगों को रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज़ का नज़ारा करवा सके। जब भी कोई जहाज़ किसी ज़मीन के बड़े करीब से गुजरता है तो इस चीज़ को सेल पास या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज़ की किलोमीटर दूर 7-8 किलोमीटर यानी कि समंदर के बीच ही चलते हैं, क्योंकि पानी इतना गहरा भी होना चाहिए कि इतने बड़े जहाज़ को चलने के लिए मदद मिल सके। लेकिन इस सेल बाय की वजह से यह जहाज़ किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। जाहिर सी बात है कि पानी यहाँ इतना गहरा नहीं होता। नीचे बड़े बड़े पत्थर या रिप्स हो सकती हैं जिनसे जहाज़ टकरा सकता है।
ऊपर से रात का भी समय था और जहाज़ काफ़ी तेज़ भी चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स की रिपोर्ट ने भी यही बताया। ये जहाज़ कुछ ज़्यादा ही करीब चल रहा था किनारे के। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा कि ये कैप्टन ऐसा कर क्यों चाह रहा था। बात यह है कि ये कैप्टन शर्टिनो एक समय पर सीनियर कैप्टन मारियो पालुम्बो नाम के एक आदमी के अंडर काम करता था और ये मारियो भी गैलिलियो आइलैंड पर ही रहता था। और जिस रात ये जहाज़ इस आइलैंड की बगल से गुजर रहा था तो इस रात हमारे भाई साहब शर्टिनो मारियो को कॉल करके कहते हैं, क्योंकि हम इस आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे, हम आपको एक कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो बताते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं इस आइलैंड पर, इस वक्त मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में मौजूद हूँ। इसी बात के दौरान कॉल की लाइंस कट जाती हैं। ये कॉल करी गई थी 9:40 पर और इसके कुछ ही मिनटों बाद वही भयानक सी आवाज़ आती है जिसका वीडियो के शुरू में जिक्र किया गया है। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज़ पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा गया। कॉन्कोर्डिया जहाज़ के इस टकराव की वजह से लगभग 70 मीटर लंबा घाव जहाज़ के निचले हिस्से पर पड़ जाता है। जिस जगह पर यह इम्पैक्ट हुआ वो जगह है आइलैंड के किनारे से 100 मीटर दूरी पर। रात के अंधेरे में जहां इतना आइलैंड के करीब पहुंच गया था कि एकदम बाद पानी जहाज़ के अंदर बड़ी तेज़ी से आने लगा। 26 साल के जहाज़ के कॉन्कोर्डिया के 3rd ऑफिसर जो कि अपने कैबिन में सो रहे थे, जब एक हट की आवाज़ आती है तो इनकी नींद खुल जाती है और जब अपनी कैबिन से बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं कि हालवे के अंदर पानी ऑलरेडी आ चुका है। ये तुरंत इंजन रूम की तरफ भागते हैं और वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं सकता। बंद दरवाजे से उन्हें दिख रहा था कि जनरेटर और इंजन पूरी तरीके से पानी की लपेट में आ चुके हैं। 9:52 पर चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी ऑफिसर इमरजेंसी डीजल जनरेटर चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस नाकाम रहते हैं। ये इस कोशिश के चीफ इंजीनियर जहाज़ के कैप्टन शर्टिनो को जाकर फिर बताते हैं कि हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन जहाज़ के कैप्टन पैसेंजर्स को अनाउंस करते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बस लाइट गई है इसलिए ब्लैक आउट हुआ है। और अगले ही मिनटों में जहाज़ रुका नहीं था बल्कि अपनी जगह पर बल्कि आगे बढ़ता जा रहा था। आइलैंड से दूर 10 बजे के करीब कैप्टन शर्टिनो को लगता है कि इस जहाज़ को वापस घुमा लेना चाहिए। अगर हम डूब गए तो बीच समंदर अंदर रहना ज़्यादा खतरनाक होगा। आइलैंड के पास रहेंगे तो बेहतर रहेगा, जहां से एक यू टर्न लेता है और इसकी वजह से सीधा होने की जगह दूसरी तरफ टिल्ट कर जाता है। पहले लेफ्ट साइड की तरफ पलट कर रहा था, अब राइट साइड की तरफ झुकने लग जाता है, जहां से क्राइसिस कोऑर्डिनेटर बर्टो फ्रानी दोबारा कॉल करते हैं। कैप्टन शर्टिनो को 10:05 पर और 10:07 पर दूसरी कॉल में कैप्टन शर्टिनो फाइनली एडमिट कर लेते हैं कि जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं।